लाइमन, वार्मर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड। नहीं नहीं नहीं, इन्हीं को नहीं पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे इस वीडियो में। हम थ्योरी भी करेंगे और जितने भी इसके पोस्टुलेट्स हैं, जितनी भी इसकी यानी कि सीरीज हैं, जितनी तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम मिनिमम सबके बारे में डिस्कस करेंगे, सबको समझेंगे। हेलो स्टूडेंट, वाईफाई पीसीएम मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आई होप आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे जैसा कि आपने यूट्यूब की और वीडियो में देखा होगा। यानी कि आप अगर ये वीडियो देखते हो तो बिल्कुल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सभी का समाधान बिल्कुल कहता हूँ मैं कि बिल्कुल एक ही वीडियो में जितनी भी आपकी शंकाएं हैं सबकी राड़ काट दूंगा मैं। लेकिन आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा, ठीक है। कंप्लीट वीडियो देखोगे तो बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ 100% दावे के साथ, क्योंकि जो परमाणु वाला चैप्टर है इसमें से 99% क्वेश्चंस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड ही आते हैं। जैसे वामर की प्रथम रेखा है, द्वितीय रेखा है, इनकी तरंग दैर्ध्य बताइए। अगर इलेक्ट्रॉन प्रथम स्तर से दूसरे स्तर में पहुंचता है तो वो कैसे पहुंचता है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की उत्तेजन ऊर्जा क्या होती है, आयनन विभव कैसे निकालते हैं हम, ठीक है ना। पूरी सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। यानी कि जो प्रथम रेखा होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, अगर हम बात करें, आप देख रहे हो ये जो एरो बने हुए हैं, जितने भी ये एरो बने हुए हैं, सभी एरो का एक एक एरो का मतलब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। एक्साइटेड स्टेट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन जाता है, सभी बातों पर एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। पहले आपको इन चीज़ों को समझने से पहले, जितनी भी ये लाइनें हैं सबको समझने से पहले आपको पहले एक बेसिकली जो चीज़ होती है उनको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम चलेंगे पीछे बैक में, रिकैप में। यानी कि आपने पहले पढ़ा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। बोहर का जो परमाणु मॉडल है वो परमाणु मॉडल कैसे बना ये पता होगा आपको। रदरफोर्ड की जो कमियां थी उनको ठीक करके बना था, ठीक है ना। तो बोहर जो हमारे वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु पर एक प्रयोग किया और वहां से हाइड्रोजन का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है उसके बारे में कुछ जाना और बताया, ठीक है ना। तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस पहले इनसे पहले कर लेते हैं। वामर पर हम डायरेक्ट नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। पहले अगर आप इसको कर लेते हो तो आप इनको समझने के लिए 5G की स्पीड से मेंटेन करोगे स्पीड, तो इनको हम हटा देते हैं, ठीक है ना। तो इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि जो साइंटिस्ट थे, कौन, बोर, ठीक है। बहुत छोटा सा बनाया है बोर, ठीक है। साइंटिस्ट थे जो बोर, उन्होंने जो प्रयोग किया था हाइड्रोजन के परमाणु पर किया था। क्यों किया था उस पर? क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन की गतिविधि को, ओके, एक इलेक्ट्रॉन की गतिविधि को देखना समझना बहुत आसान होता है। इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है। एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें गति करता है। तो उन्होंने इसलिए इस चीज को लिया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन होने पर एक इलेक्ट्रॉन की गतिविधि को हम आराम से देख सकते हैं वो क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो अब उन्होंने एक चीज और बताई कि इसमें जो भी कोई परमाणु होता है, कोई भी परमाणु होता है, उसमें विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं। विविक्त का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल सकते हैं डिस्क्रीट, यानी कि बहुत सारे अलग अलग ऊर्जा स्तर हो सकते हैं, ठीक है ना। अब उन्होंने बताया कि एक ही ऊर्जा स्तर नहीं, बहुत सारे ऊर्जा स्तर हो सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं से बाहर से आवश्यक ऊर्जा मिल जाए, कहीं से बाहर से आवश्यक ऊर्जा मिल जाए इस इलेक्ट्रॉन भाई साहब को, तो ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब फिर फूले नहीं समाएंगे। क्या, कहाँ पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉन भाई साहब? ये दूसरी ऊर्जा स्तर में पहुंचेंगे, या फिर इसमें पहुंच जाएंगे, इसमें पहुंच जाएंगे। जहां जैसी ऊर्जा मिलेगी उसके अकॉर्डिंग ये वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन ऊर्जा कैसे पता लगेगा हमें कितनी ऊर्जा इसको यहां पहुंचाने के लिए देनी है? अगर हमें ये इलेक्ट्रॉन को यहां पर पहुंचाना है, ये हमारा कौन सा है, मूल ऊर्जा स्तर है। ये कौन सा ऊर्जा स्तर है? हमारा मूल ऊर्जा स्तर। तो इनको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये हमारा क्या है, यहाँ पर E1 है, ओके। ये E1 है और ये क्या है, यहाँ पर E2 है।
और ये क्या है, यहाँ पर E3 है, ये यहाँ पर E4 है, और ये यहाँ पर E5 है। इसको समझने से पहले आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि जिस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन पहले से ही उपस्थित होता है वो क्या होता है, एक स्थायी और निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। और जितने भी ऊर्जा स्तर हैं सबकी अपनी अपनी ऊर्जाएं क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। ठीक है ना, सबकी ऊर्जाएं क्या होती हैं, निश्चित। अगर हम बोलूं तो इसकी ऊर्जा कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सभी बातों पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कोई इलेक्ट्रॉन स्थायी अवस्था में पहली कक्षा में यानी कि प्रथम ऊर्जा स्तर में, ये प्रथम ऊर्जा स्तर हुआ, प्रथम ऊर्जा स्तर में ही घूम रहा है, उसको समझेंगे हम बाद में। पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर इसी से उस पर जाएंगे हम, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा स्तर में इस तरीके से परिक्रमा कर रहा है या घूम रहा है, तो अगर उसे बाहर से कहीं से आवश्यक ऊर्जा मिल जाए तो ये पता कैसे लगेगा कि कितनी ऊर्जा इसे देनी है यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो अगर आप देखोगे कि ये E1 है और ये E2 है, अगर हमें इसकी पता लगाना है कितनी ऊर्जा देनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम कर देते हैं E2 माइनस का E1, यानी कि दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच की अंतर जो ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा इसको दे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ सकता है, और हम इन दोनों के बीच की दे दे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ सकता है, और इन दोनों के बीच की अंतर का ऊर्जा इसको दे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है। ठीक है ना। लेकिन हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, हमें इनका अवशोषण स्पेक्ट्रम नहीं दिखाना है कि कितनी ऊर्जा इसने एब्जॉर्ब करी है। ठीक है ना, ये स्पेक्ट्रम नहीं दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं इसका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, अंतिम ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो एक फोटोन के रूप में उत्सर्जित होती है, यानी कि दोनों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा। आप बोले तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जैसे मैंने मान लिया ये है, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड होकर के यहाँ पहुंच गया ये इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन, अगर यही इलेक्ट्रॉन यहां से दोबारा इस इलेक्ट्रॉन में इस तरीके से नीचे आएगा, तो इसका मतलब है ये है हमारा E2 और ये है हमारा E1। ठीक है ना, ये E1 है और ये क्या है, E2। और E2 से जब E1 में जाएगा तो वो क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा ऊर्जा E2 माइनस का कितना, E1, क्या करेगा, E2 माइनस का E1, और ये होगा h न्यू के बराबर, या हम इसे बोल सकते हैं डेल E। क्या बोल सकते हैं इसे, डेल E। इधर लिखना चाहिए था क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, दिखेगा नहीं आपको, कैमरे से बाहर चला जाएगा, इसलिए इसको लिखा है। यानी कि अगर हम बात करें E2 माइनस का E1, तो वो होता है हमारा डेल E, यानी कि इनके बीच की जो ऊर्जा स्तरों का जो अंतर है, इतनी ऊर्जा क्या करेगा, ये इतनी ऊर्जा को उत्सर्जित कर देगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, यानी कितनी ऊर्जा करेगा वो, डेल E, और डेल E कितना होता है, h न्यू, और ये होती है किसी फोटोन की ऊर्जा। तो पहले आपको एक चीज और समझनी होगी, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। ठीक है ना, तो सुनिए इस परिभाषा को लिख सकते हो आप, इसको नोट डाउन कर सकते हो। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, जब हम किसी धातु को पहले इसको ऐसे समझेंगे कि जब कोई धातु ऊर्जा का उत्सर्जन करती है या अवशोषण करती है, ठीक है ना, उत्सर्जन करती है या अवशोषण करती है, तो वो ऊर्जा को सीधे सीधे रूप में न करके ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों, आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों, ठीक है ना, ये चीज पढ़ा होगा, तो ये हम बोल सकते हैं ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में क्या करता है, ऊर्जा के पैकेटों के रूप में क्या करता है, इसको ग्रहण करता है या अवशोषित करता है, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, फोटोन। दोबारा सुनेंगे कि किसी धातु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सीधे सीधे न हो करके ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है, उन्हें हम फोटोन बोलते हैं। ठीक है ना, तो डेल E बराबर फोटोन, और फोटोन की ऊर्जा आइंस्टीन के सापेक्षता नियम के अनुसार आपको पता होगा क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आइंस्टीन के जो सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार है फोटोन की ऊर्जा ये होती है। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा, इससे पहला जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा, तो ये होती है। और हम बात करें प्लांक के क्वांटम नियम के अनुसार, प्लांक के क्वांटम नियम के अनुसार होता है फोटोन की ऊर्जा h न्यू। ठीक है ना, ये आइंस्टीन के नियम के अनुसार है और ये है प्लांक के क्वांटम नियम के अनुसार।
तो हम बात करें, ये जो डेल ई है ये किसके अनुसार आ रहे हैं, प्लांक के क्वांटम नियम के अनुसार। तो डेल ई जो है उत्सर्जित हो रही बराबर है किसके, एच न्यू। न्यू क्या है, उस प्रकाश की या ऊर्जा, जो प्रकाश है वो एक ऊर्जा ही होता है, उसकी ये क्या है, आवृत्ति, और ये क्या है, एच प्लांक नियतांक, जिसका 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इसका वो होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसको बाहर से कहीं से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाए तो यहाँ पहुंच जाता है, वो तो आता है, किस में आता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम में। लेकिन हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो हमें उत्सर्जन के स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन करना है। तो आप ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर के यहाँ नहीं, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको दिखाया है। तो आपको ये चीज यहां से नोट करनी है कि इलेक्ट्रॉन या तो इस वाले ऊर्जा स्तर से पहुंचा है तो यहां से नीचे उतर के आएगा, लेकिन कितनी देर तक रहेगा, वो यहां से यहां गया तो, लेकिन वो रहेगा सिर्फ कितनी देर तक रहेगा, 10⁻⁸ सेकंड तक यहां पर रुकेगा और फिर नीचे आ जाए, कहेगा कि भैया हमारे बस की नहीं है इस ऊर्जा स्तर में रहना। और जितनी ऊर्जा उसने ग्रहण की थी, अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच का जो अंतर होता है, यानी कि E2 - E1 बराबर डेल ई, और डेल ई क्या होता है, एच न्यू। इतनी ऊर्जा को वो फोटोन क्या, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। इसी को हम बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। इसमें बहुत सारी हमें रेखाएं मिलती हैं, तो सभी के बारे में समझेंगे। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं यहां पहुंचा है, इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड होकर के यहां पहुंच सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के यहां पहुंच सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के यहां पहुंच सकता है, ठीक है ना, पहुंच सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इस वाले जो ऊर्जा स्तर है इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, निम्न ऊर्जा स्तर। नीचे वाला है, जैसा कि आप इसको सोच सकते हैं, यानी कि ये क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर। ये निम्न ऊर्जा स्तर है, इसके कई नाम है। प्रथम ऊर्जा स्तर भी इसे हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे हम, प्रथम ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो इसे प्रथम बोलेंगे, इसे द्वितीय ऊर्जा स्तर, इसे तृतीय ऊर्जा स्तर, इसे चतुर्थ ऊर्जा स्तर, और इसे पांचवा ऊर्जा स्तर, जो भी है, ठीक है ना। तो ये ऊर्जा स्तर हो गए इस तरीके से। अगर हम बात करें कि ऊर्जा स्तर ये हैं, तो ये ऊर्जा स्तर अगर हैं तो इसका मतलब है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो बोहर ने नियम दिया था कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन, तो पहले मैं इसको कर लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के यहां पहुंच जाता है और इलेक्ट्रॉन यहां से प्राथमिक स्तर में आएगा। कहां आएगा वो इलेक्ट्रॉन, प्राथमिक स्तर में आएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्राथमिक स्तर में आ गया यहां से भी, और इलेक्ट्रॉन यहां से भी उतर के क्या आ गया, प्राथमिक स्तर में। तो इसका मतलब है सभी जो भी इलेक्ट्रॉन उतर के आएगा वो क्या करेगा, यहां से एक तरीके से प्रकाश उत्सर्जित करेगा, और इसी को हम बोलते हैं, जो इसमें वैद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं, जो भी प्रकाश तरंगें निकलती हैं उनको हम बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच गया, वहां पहुंच गया, ये हमने बात इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अगर प्रथम ऊर्जा स्तर में उतर रहा है, तो इस ऊर्जा स्तर में उतर रहा है, तो ये जो हमें ये जो एक ग्रुप मिल रहा है रेखाओं का, ये प्रथम रेखा, द्वितीय रेखा स्पेक्ट्रम की, ये तृतीय रेखा, ये चतुर्थ रेखा है। तो इस वाली जो रेखाओं का जो ग्रुप है, तो यहां से हमें मिल रहा है कौन सा, लाइमन। कौन सा स्पेक्ट्रम मिल रहा है, यहां से मिल रही है हमें लाइमन श्रेणी, ठीक है ना। तो इस पूरे जो रेखाओं का ग्रुप है इसको हम बोलेंगे यहां पर, क्या बोलेंगे यहां पर, इसको लाइमन श्रेणी। क्या बोलेंगे इसको हम, लाइमन श्रेणी, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे लाइमन श्रेणी। तो ये आपको पता लग गया होगा। और ये वाला जो ऊर्जा स्तर है इसको हम बोलते हैं, या तो हम इसे बोल सकते हैं अंतिम ऊर्जा स्तर, ठीक है। इसे हम कई बार सीमा स्तर भी बोल देते हैं, ठीक है, दूसरा नाम है इसका। इसे सीमा स्तर भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसे हम उत्तेजित स्तर भी बोल देते हैं, उत्तेजित स्तर। इसे हम उत्तेजित स्तर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे, उत्तेजित स्तर। तो ध्यान रखना है, प्रथम जो स्तर होगा वो प्रथम स्तर है, निम्न स्तर, और जो दूसरा स्तर है वो उत्तेजित स्तर होगा। इसके लिए फिर ये उत्तेजित, दूसरे की बात करें तो इसके लिए ये तृतीय, ये उत्तेजित स्तर, और ये इसके लिए चतुर्थ उत्तेजित स्तर। तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो कक्षाएं होती हैं निश्चित, उसमें जो ऊर्जा होती है बोहर के परमाणु नियम के अनुसार, यानी कि जो En होती है,
यानी कि nवें क्रम की जो ऊर्जा होती है बोहर परमाणु के जो बोहर के नियम के अनुसार, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के nवें क्रम की कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, माइनस का जेड स्क्वेयर आर एच सी अपॉन एन स्क्वेयर ये होती है। तो ध्यान रहे कि कहीं कहीं आपने ऐसे इसको लिखा देखा होगा कि ई एन बराबर माइनस का आर एच सी अपॉन एन स्क्वेयर, ठीक है ना। ये बात सही है, जो लिखा है ये भी सही है वो भी सही है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब हमें हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या कर रहे हैं तो हमें यहाँ जेड नहीं लगाना है, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पर जेड बराबर 1, या क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो यहाँ पर कितना रख देंगे, हम 1 रख देंगे और -1 रख देंगे, और हम सिर्फ माइनस यानी कि हम अगर इसका क्या करेंगे, वर्क करेंगे 1 रख करके, तो वो क्या आएगा, हमारा 1 ही आएगा, यानी कि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जेड की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचता है तो किस तरीके से सीरीज बनती है। अब आपने सोचा कि लाइमन सीरीज बनती है अगर स्पेक्ट्रम हमेशा प्रथम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा स्तर में उतरता है, तो कौन सी श्रेणी बनती है, यहां पर लाइमन श्रेणी बनती है, ठीक है। अगर मैं ये बात कह दूं कि भैया यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं उतरता है, इलेक्ट्रॉन कहां उतरता है, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने के बाद सिर्फ यहां उतरता है, कहां उतरता है, यहां उतरता है, और इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंचने के बाद कहां उतरता है, फिर यहां उतरता है इलेक्ट्रॉन, और इसमें पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां उतरता है, अब भी इलेक्ट्रॉन यहीं उतरता है। तो इसका मतलब है ये हमारा, तो एक चीज और आपको समझनी है, तो इसके लिए n बराबर 1 होगा, इसके लिए n बराबर 2 होगा, इसके लिए n बराबर 3 होगा, इसके लिए n बराबर 4, इसके लिए n बराबर कितना 5, यानी कि टोटल 7 कक्षाएं होती है ना। 118 परमाणु क्रमांकों को हम 7 कक्षाओं में ही भर देंगे परमाणु इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है ना। 118 इलेक्ट्रॉनों को, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है जो आवर्त सारणी में जो तत्व है उसके सभी इलेक्ट्रॉनों को हम टोटल 7 कक्षाओं में, यानी कि 7 कक्षाएं कौन कौन सी होती हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू, मैंने अभी ड्रॉ नहीं किए हैं क्योंकि हमारा समझाने का काम इसी से चल जाएगा। तो कहने का मतलब है, तो टोटल 7 कक्षाएं होती हैं, मैंने 2 अभी बनाई नहीं है इसमें। तो ये जो होता है n बराबर 1, ये क्वांटम संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, n बराबर जो 1 2 3 4 जो भी है ये मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है ना। ये क्या है, मुख्य क्वांटम ये संख्याएं, ठीक है ना, मुख्य क्वांटम संख्या है क्या, n। तो जो पहला ऊर्जा स्तर होता है उसकी मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1 होती है, दूसरे के लिए 2 होती है, तीसरे ऊर्जा स्तर के लिए 3 होती है, चौथे के लिए 4 होती है, और पांचवें के लिए कितनी होती है, 5। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसकी बात कर रहे थे कि अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर में उतरता है, यानी कि पहले में नहीं उतरता है, किस में उतरता है, दूसरे में उतरता है, तो ये ये रेखाओं का जो पूरा ग्रुप है, यानी कि जो एक गुच्छा है रेखाओं का, इस पूरे को क्या बोलेंगे हम, इस पूरे को हम बोलेंगे वामर, क्या बोलेंगे, वामर। तो वामर ने ही इनके बारे में अध्ययन किया था उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का, सबसे पहले उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का वामर ने। तो इन्हीं के नाम पर इनकी जो श्रेणी है, यानी कि जो रेखाओं का जो ग्रुप है, इन्हीं को दिया था वामर श्रेणी, यानी कि दूसरा वाला हुआ वामर श्रेणी। अगर आप सोचो कि भैया दूसरे में नहीं उतरता इलेक्ट्रॉन, दूसरे में नहीं उतरता इलेक्ट्रॉन, तो तीसरे में उतर सकता है इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां उतर सकता है इलेक्ट्रॉन, यहां पहुंच गया मान के चलो, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्योंकि हमें इसको पहले ड्रॉ करना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां उतर रहा है, ठीक है ना। तो अब इस जो रेखाओं का ग्रुप है पूरे अगर हम 7 बनाते तो बहुत बड़ा बन जाता है, ये चीज को समझेंगे उसमें अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, देखिए, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा तीसरे ऊर्जा स्तर में कितना, n बराबर 3 में उतरता है, किस में उतरता है, n बराबर 3 में। तो यहां से जो हमें सीरीज प्राप्त होगी वो होगी हमारी पाश्चन, कौन सी, पाश्चन श्रेणी। तो पाश्चन श्रेणी, और लास्ट में क्या होंगी, ब्रैकेट फुंड। इस तरीके से और भी अगर हम कक्षाएं बनाएं तो उसमें उतर सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये आपकी समझ में आया होगा बेसिक। अब हम तो आपको ये बिल्कुल बातें ध्यान रखनी है कि जब ऊर्जा ऊपर ऊर्जा स्तर से, यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो क्या करता है, दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच का जो ऊर्जाओं का अंतर होता है, इतनी ऊर्जा उत्सर्जित कर देता है, जो होती है h/ν के बराबर, ठीक है ना, h/ν के बराबर। तो मैं इसको एक चीज और देखना
देखना हूं, क्योंकि देखो यहां से जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, एच न्यू, क्या एच न्यू ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, ठीक है ना। कितनी, ये फोटोन की ऊर्जा है एच न्यू। और आपको पता है मैंने डेली बराबर इसको माना है, तो डेली की जगह पर अगर हम रखते हैं E2 माइनस का E1 बराबर एच न्यू, तो इसको हम थोड़ा पलट के लिख देते हैं, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एच न्यू बराबर E2 माइनस का E1, ठीक है। तो आपको पता है कि E2 की जगह पर अगर हम इसी फॉर्मूले में N की जगह पर 2 रखते हैं तो देखो क्या आता है निकल के, यहाँ पर Z तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 ही होगा, तो आप इसको यहाँ पर यूज करो, क्योंकि हमने यहाँ पर Z के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1 रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आएगा हमारा एच न्यू बराबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का आर एच सी अपॉन क्या आ जाएगा, क्योंकि दूसरा ऊर्जा स्तर है तो एन बराबर 2 लेंगे E2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का वर्ग और माइनस कर देंगे यहाँ पर कितना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो माइनस से माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है और एक माइनस इस फॉर्मूले में आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, इसी वैल्यू को रखेंगे आर एच सी अपॉन 3 की पावर कितना 2। हम बात कर रहे हैं, देखो ये यहाँ पर कितना रखेंगे 2, एक नहीं, यहाँ पर रखेंगे 1 का वर्ग, क्योंकि पहला ऊर्जा स्तर है तो 1 रखेंगे n बराबर 1, और दूसरे ऊर्जा स्तर है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, दूसरा ऊर्जा स्तर E2 दूसरा ऊर्जा स्तर हुआ ना, और E1 क्या कौन सा हुआ, पहला ऊर्जा स्तर, तो यहाँ पर रखेंगे हम क्या 2 और यहाँ पर रखेंगे 1 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बन गया, तो इसी से फॉर्मूला बन के आता है हमारा। अगर हम इनको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या कर लेते हैं कॉमन, या फिर हम इनकी जगह पर क्या रखते हैं n1 रखते हैं, क्या रखते हैं इनकी जगह पर हम 2 नहीं रखते हैं, अभी क्वांटम संख्या नहीं रखते हैं, तो क्या बन के आता है हमारा फॉर्मूला, यहाँ पर हम क्या है n1 इसको यहाँ पर रख देते हैं हम क्या n2 स्क्वायर, n2 स्क्वायर, और यहाँ पर रख देते हैं हम n1 स्क्वायर, क्या रख देते हैं यहाँ पर हम n1 स्क्वायर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इनको कॉमन ले दो, और सब में h कॉमन, तो h कैंसिल, तो न्यू बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पर माइनस का है तो इसको वहां पहुंचा दो, प्लस वाले को पहले ले लो, ठीक है ना, और r को कॉमन ले लो बाहर, और c को भी बाहर कॉमन ले लो, तो r c को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा, इस माइनस को उधर ले आओ, पहले इस वाले को लिख लो, तो इसमें से हमने क्या ले लिया कॉमन, r और c ले लिया, तो यहाँ पर बचा h अपॉन h, भी हमने h तो काट दिया, तीनों में से कॉमन लिया और काट दिया, तीनों में कॉमन है ना, बराबर के इधर जा रहा तो कट जाएगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस c को नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम न्यू अपॉन कितना c बराबर लिख देंगे क्या r, और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा n2 स्क्वायर, ठीक है। n1 स्क्वायर है, ये क्या है n2 स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे। तो अब आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी है, हमने जो पढ़ा हुआ है कि लैम्डा बराबर कितना होता है, लैम्डा बराबर होता है c अपॉन न्यू, या हम बोल सकते हैं कि जो न्यू होता है, ये न्यू होता है, क्या होता है, न्यू होता है c अपॉन क्या होता है लैम्डा, तो हम यहाँ लैम्डा रखें चाहे यहाँ रखें, लेकिन यहाँ रखेंगे तो न्यू को नीचे ले आएंगे, तो अगर हम इस c को नीचे उतारना है, या हम इसे ऐसे लिख दें न्यू अपॉन c और 1 अपॉन लैम्डा, तो न्यू अपॉन सी जगह पे रख देंगे 1 अपॉन लैम्डा, यहाँ पर रख देंगे 1 अपॉन लैम्डा बराबर r, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यही फॉर्मूले में जितने भी n1 और n2 के जब वैल्यू रखते हैं, तो इसी से हमें जितनी भी सीरीज हैं वो सभी सीरीज प्राप्त होती हैं, जितने भी सीरीज हैं सभी इस फॉर्मूले में रख के प्राप्त होती हैं हमें, ठीक है। तो सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं, एक बार इसको दोबारा समझेंगे। ये हमारा प्रथम ऊर्जा स्तर है, ये द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, ये पांचवा है, ठीक है, छठा सातवां, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अगर हमारी जो इलेक्ट्रॉन है प्रथम ऊर्जा स्तर में उतर रहा है, तो जो रेखाएं प्राप्त होती हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे लाइमन श्रेणी बोलेंगे। अगर दूसरे ऊर्जा स्तर में उतर रहा है तो उसे हम बोलेंगे वामर श्रेणी, अगर तीसरे में उतर रहा है तो उसे बोलेंगे पास्टन श्रेणी। और ये सभी श्रेणी क्या करती हैं, एनर्जी क्या करती हैं, उत्सर्जित करती हैं, और उनसे हमें क्या मिलता है, एक स्पेक्ट्रम मिलता है। और जैसे अगर ये पहला उत्सर्जित कर रहा है तो इसका मतलब है इससे हमें क्या मिल रहा है, पराबैंगनी, क्या मिल रहा है इससे हमें, पराबैंगनी, ठीक है, इससे पराबैंगनी मिलेगा। और इससे क्या मिलेगा हमें,
इससे मिलेगा हमें दृश्य, यानी कि दृश्य, इनके सभी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। और इससे क्या मिलेगा हमें, अवरक्त। तो बाकी जितनी भी हैं सभी से क्या मिलेगा, अवरक्त स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है ना। तो सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको रब कर लेते हैं, उसी पर आ जाते हैं, समझ में आया होगा। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन जब ऊंचे ऊंचे वाले ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, किसी परमाणु में यानी कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है वो। अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भिन्न भिन्न हो सकती है, भिन्न भिन्न जो स्तर होते हैं सभी से प्रथम ऊर्जा स्तर में उतर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको समझ सकते हैं। ये फॉर्मूला है, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। चलिए पहले हम इसको रब कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ करके रखा है इसको मैंने पहले ही। अगर आपने बेसिक जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का है उसको अच्छे से नहीं समझा है तो इसमें समझ में आ तो जाएगा, लेकिन आप उसको अच्छे से समझते हो तो ज़्यादा समय में आएगा, ठीक है ना। ये तो मैंने उसमें बताया था कि क्या होता है, एक परमाणु होता है ना, एक परमाणु इस तरीके से धनावेश होता है। अगर इस परमाणु के जो ऊर्जा स्तर हैं, या इन्हें हम कक्षा भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, या इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं, SHE सेल, ठीक है ना। और कक्षाओं को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिट बोल सकते हैं। और मैंने अभी बताया कि इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। बेसिक में बताया मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के में ये। तो अब हम बात करते हैं, ये मैंने इनको पहले ही ड्रॉ करके रखा है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इस तरीके से प्राप्त होता है, यानी कि एक जिसे हम बोल सकते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये हमें इसमें प्राप्त होता है। अब हम बात करें ये क्या है, ये सारे जितने भी हमने कक्षाएं बनाई थी गोल गोल, वो कक्षाएं मान के चलो हमने ये सीधी कर दी है, ठीक है ना। वो ऊर्जा स्तर हमने क्या कर दिए हैं, परमाणु के ऐसे सीधे कर दिए हैं, ठीक है। ये आप ऐसे इसको समझ के चलो। तो अगर हम बात करें जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो प्रथम कक्षा को या प्रथम कक्ष को या प्रथम सेल को, परमाणु को प्रदर्शित करती है। तो ये हमने मान लिया n बराबर 1 और ये ले लिया हमने n बराबर 2। अगर हम बात करें जो लास्ट वाला है वो क्या है फिर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा n बराबर इन्फिनिटी, यानी कि बिल्कुल परमाणु की बाहर वाली सतह, ठीक है, यानी कि इन्फिनाइट। तो हम बोल सकते हैं इसके लिए इन्फिनाइट। और अगर हम बात करें प्रत्येक स्तर की ऊर्जा की, तो प्रत्येक स्तर की ऊर्जा की, तो यहाँ पर ऊर्जा क्या होगी, 0। और यहाँ पर अगर हम बात करें ऊर्जा की, तो वो ऊर्जा क्या होगी, माइनस का क्या, RHc/n², यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की nवें क्रम की कक्षा में जो ऊर्जा होती है स्थायी कक्षा में वो इतनी होती है, क्योंकि Z बराबर हम 1 रख देते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो R के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये क्या है यहाँ पर, रेडवर्ग, क्या है ये, नियतांक, क्या है यहाँ पर, रेडवर्ग नियतांक। और नियतांक का ये और प्लांक नियतांक को आपने पहले चैप्टर में पढ़ा, 6.6 होता है क्या, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड ये होता है। और ये प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ऐसे ही हम इस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा रखेंगे यहाँ पर RHc/n की जगह पर हम रख सकते हैं, क्योंकि ये 8वां ऊर्जा स्तर है, तो यहाँ पर 8 का वर्ग कर सकते हैं। और n की जगह पर यहाँ 7 की घात 2 कर सकते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का RHc/2 की घात कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 की घात, क्योंकि पहली वो है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 की घात 2, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 1 की घात, तो कैसा लिख रहा है यहाँ पर, 1 की घात, तो ये है यहाँ पर 1 की घात 2, ठीक है ना। तो ये जितनी भी है ऊर्जा, यानी कि हम इनको ऐसे मान सकते हैं कि ये है हमारा En, E जैसे दूसरा है तो ये है हमारा E2, और ये हमारा क्या है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, E1। तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से हम देखें तो ये हमारा क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, ये हमारा E3। इस तरीके से ऊपर भी होंगे इस तरीके से। तो हम ये क्या होते हैं, प्रथम ऊर्जा स्तर में स्थायी कक्षा में ऊर्जा इतनी होती है, ठीक है ना। तो इसको हम निकाल सकते हैं। और इसका वैसे मान जो होता है प्रैक्टिकली जो इसका मान निकाला गया है, यानी कि हम R, H और C तीनों की गुणा कर दें और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको निकालना चाहें, तो ये आ जाएगा हमारा RHc का मान आता है कितना, RHc का मान होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो यहाँ रखोगे और 1 का भाग दोगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। सभी में RSC की जगह पर हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख सकते हैं। दो का वर्ग है 4 से भाग, या 3 का वर्ग है तो 9 से भाग, इसमें देंगे तो इस तरीके से ये ऊर्जाएं लगभग इतनी आएंगी, यानी कि इसमें भाग देंगे तो ये मैंने कर रखा है, तो इसका मतलब है यहाँ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, यहाँ पर माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग इतना आता है, और यहाँ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो माइनस लग जाएगा यहाँ पर अगर हम इसकी डिवाइड करें। तो ये ध्यान रखना है, जो हमारा RHC है उसकी जगह पर हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख सकते हैं, माइनस लगेगा ही सब में, और जितने का भाग देंगे उसके अनुसार सबकी ऊर्जाएं निकल के आ जाएंगी। तो भैया ये जो है प्रथम ऊर्जा स्तर है, द्वितीय ऊर्जा स्तर है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इस तरीके से ये सब ऊर्जा स्तर हैं, और इन्हें हम कक्षक बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि इसमें हम बात करें तो ये इसको हम बोलेंगे मूल ऊर्जा स्तर, भी इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? मूल ऊर्जा स्तर, इसको हम बोल सकते हैं मूल ऊर्जा स्तर, इसको हम मूल ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं, और प्रथम ऊर्जा स्तर भी इसको हम बोल सकते हैं, प्रथम ऊर्जा स्तर भी इसको बोल सकते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्राउंड स्टेट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। और जो बिल्कुल लास्ट वाली है, या हम बोल सकते हैं ये ग्राउंड स्टेट है, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है और ऊपर यहाँ पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारा उसके लिए एक्साइटेड स्टेट होगा, ये ग्राउंड तो एक्साइटेड। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, तो ये ग्राउंड हुआ, तो ये क्या हुआ? हमारा एक्साइटेड स्टेट हुआ, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर समझना ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, तो प्रारंभिक अवस्था में है, उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन का कोई वहाँ पर क्या है कि ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर है, उसे कहीं से ऊर्जा मिल जाए, क्या मिल जाए? उसे कहीं से ऊर्जा मिल जाए, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के यहाँ बैठ सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के यहाँ पहुँच सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच सकता है, इलेक्ट्रॉन यानी कि एंड तक कहीं भी पहुंच सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एक्साइटेड होकर के। तो ये एक्साइटेड स्टेट हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से एक्साइटेड होकर के यहाँ पहुंचता है, मान के चलो यहाँ पहुंचता है, तो इसका मतलब है 10 की घात कितना? 10 की घात -8 सेकंड तक यहाँ पर ये भाई साहब रुकते हैं इलेक्ट्रॉन भाई साहब, फिर ये नीचे उतर जाएंगे। तो यहाँ से ये क्या करेंगे? नीचे उतर जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से नीचे उतर जाएंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ, 10 की घात -8 होता है, ये आपको याद रखना है। 10 की घात -8 सेकंड तक इलेक्ट्रॉन ऊपर रुकता है, फिर उतर जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है यहाँ से यहाँ भी कूद सकता, पहुंच सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके जब वहां पहुंचा था, तो इलेक्ट्रॉन फिर भी प्रथम ऊर्जा स्तर में ही आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जंप करके मान के चलो यहाँ पहुंच गया था, तो इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में से जब प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है, यानी कि जब हाइड्रोजन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होती है लाइमन क्या श्रेणी? क्या प्राप्त होती है यहाँ पर? लाइमन श्रेणी। और इस लाइमन श्रेणी से जब इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था आपको, यहाँ से यहाँ जाएगा तो दोनों के ऊर्जा के जो अंतर होता है उसकी एनर्जी लेके यहाँ जाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वापस से लौटता है, तो दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर, यानी कि मैं बोल सकता हूँ दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर E2 माइनस का E1, ये हमारा E2 हुआ और ये हमारा E1 हुआ, लिखा है मैंने वहां पर। तो यहाँ से आता है, तो इसका मतलब है उस किसी फोटोन की जो ऊर्जा होती है उसको क्या करता है? उत्सर्जित करता है, और इस प्रकार हमें चमकीली पृष्ठभूमि रेखाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। काली पृष्ठभूमि में चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं, इनका अध्ययन किया था वामर ने, ठीक है। तो अगर हम बात करें लाइमन से, तो यहाँ से भी क्या है, इस तरीके से यहाँ से इस प्रकार, यहाँ से क्या निकलेगी? इन सभी रेखाओं से क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा? प्रकाश। और वह प्रकाश यानी कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे यहाँ से उत्सर्जित होंगी, वो कौन से क्षेत्र में पड़ेंगी, ठीक है ना, वो चीज देखनी है हमें। तो वो कौन से क्षेत्र में पड़ेंगी? वो पड़ेंगी हमारी पराबैंगनी क्षेत्र में, ठीक है। कौन से क्षेत्र में पड़ेंगी? वो पराबैंगनी क्षेत्र। पराबैंगनी क्षेत्र या पराबैंगनी, हम इनको विकिरण बोल सकते हैं, ठीक है ना। पराबैंगनी, जिसे हम इंग्लिश में भी अगर हम लिखना चाहें तो क्या बोलते हैं इसको? हम अल्ट्रावियोलेट रीजन। क्या? अल्ट्रावियोलेट
रीजन, ठीक है ना, अल्ट्रा वियोलेट रीजन। तो पराबैंगनी क्षेत्र में ये प्राप्त होती हैं लाइमन श्रेणी, यानी पूरा गुच्छा। अगर हम बात करें ये प्रथम रेखा है, इसका कोई यूज, हाँ बिल्कुल यूज है, न्यूमेरिकल में इनका बहुत बड़ा यूज है। तो ये वाली जो रेखा होगी, ये रेखा कहलाएगी प्रथम रेखा, ये रेखा कहलाएगी प्रथम रेखा। और किसकी प्रथम रेखा कहलाएगी? ये लाइमन श्रेणी की। तो ये रेखा फिर कौन सी क्या रेखा कहलाएगी? ये वाली, ये रेखा कहलाएगी द्वितीय रेखा। किसकी? द्वितीय रेखा। न्यूमेरिकल में बहुत क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। ये द्वितीय रेखा कहलाएगी लाइमन श्रेणी की, ठीक है, द्वितीय रेखा लाइमन श्रेणी की कहलाएगी। अब अगर हम बात करें, हमने एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था कि 1/λ इक्वल टू आर, और यहाँ पर 1/n² माइनस n1² माइनस n2², ठीक है। तो आपको यहां पर देखना है कि n1 कौन सा होगा। तो ध्यान रखना है, जो निम्न ऊर्जा स्तर है उसको तो हम रखेंगे n1, ठीक है। और ये अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच रहा है तो इसको रखेंगे हम क्या? n2। तो ये हमने कॉमन रखा है, इसलिए जो आप चाहो तो उसको हम यहां मान सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें प्रथम रेखा की, अगर हमें क्या निकालनी है? तरंग दैर्ध्य निकालनी है। तो प्रथम रेखा के लिए हम n1 बराबर क्या रखेंगे? देख सकते हो आप, n1 बराबर रखेंगे हम 2। क्या रखेंगे? n1 बराबर हम 1, ठीक है, n1 बराबर 1, यानी कि कोई सी भी रेखा हो सभी में n1 बराबर तो हम 1 ही रखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रथम रेखा की, तो n2 बराबर क्या रहेंगे? जब प्रथम रेखा के लिए n1, प्रथम रेखा के लिए n1 क्या होगा? ये प्रथम रेखा के लिए अगर हम बात करें, ये डायग्राम में तुम्हें ये समझाने के लिए बना रहा हूं, इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है। 12वीं क्लास वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं इस चीज को, इसको बनाने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं आपको इन्हें एरो को समझाने के लिए बना रहा हूं। आपको बस ये जो स्पेक्ट्रम है खाली ये ड्रॉ करना है। पेपर में कई बार पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में, ठीक है। तो अगर हम प्रथम रेखा के लिए n2 ले, तो n2 भैया होगा हमारा क्या? ये। तो ध्यान रखना है, प्रथम रेखा के लिए n1 ये होगा, और प्रथम रेखा के लिए n2 ये होगा। अगर मैं बात करूं द्वितीय रेखा के लिए, तो द्वितीय रेखा के लिए भी n1 यही होगा। और बात करें हम n2 की, तो द्वितीय रेखा देखो यहां से यहां तक जा रही है, तो यहां से यहां तक, तो इसका मतलब है द्वितीय रेखा के लिए n2 क्या हो जाएगा? द्वितीय रेखा के लिए, इसके लिए n1 ये हो गया, तो n2 क्या हो जाएगा? प्रथम रेखा के लिए 2। ऐसे ही द्वितीय रेखा के लिए n1 बराबर कितना हो जाएगा? 1, और n2 बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि ये रेखा यहां तक पहुंच रही है। अगर मैं कहूं भैया तृतीय रेखा के लिए बताओ हमें, तो तृतीय रेखा के लिए n1 तो सभी के लिए यही रहेगा, लेकिन जो n2 है ये देखते हैं हम, रेखा आ कहां से रही है? जो तृतीय रेखा देखो हमारी पहली, दूसरी, तृतीय, तृतीय रेखा कहां से आ रही है? हमारी यहां से। तो इसके लिए n2 बराबर कितना होगा? तृतीय रेखा के लिए 4। तो सभी रेखाओं को हम निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल में बड़े आराम से, प्रथम रेखा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये देखना है आपको, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें जो हमारा लाइमन है, क्या है? लाइमन, मैं अभी इनकी चोरी लिखवाऊंगा। लाइमन जो श्रेणी है, लाइमन श्रेणी के लिए n1 बराबर तो 1 कॉमन रहता है, लेकिन n2 बराबर हम 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से एंड सो ऑन, इस तरीके से ले सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर हमें प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालनी है तो हमें ये लेना पड़ेगा, द्वितीय रेखा की निकालनी है तो ये लेना पड़ेगा, मैंने बताया अभी आपको। तृतीय रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालनी है तो हमें ये, और यानी कि 1 और 4 लेने पड़ेंगे, और चौथी रेखा की निकालनी है तो 1 और 5 लेने पड़ेंगे। तो ये ध्यान रखना है, n1 क्या लेंगे? 1, और n2 क्या लेंगे? प्रथम रेखा के लिए 2, और द्वितीय रेखा के लिए लेंगे n1 बराबर 1, यानी कि ये तो कॉमन रहेगा, लेकिन ये हम आगे बढ़ा चले जाएंगे। जैसे जहां से वो इस तरीके से स्पेक्ट्रम जहां से गिर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, उसको हम पहचानेंगे। तो ये आप, आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे स्पेक्ट्रम के लिए, ठीक है ना। तो दूसरा स्पेक्ट्रम, यानी कि मान के चलो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन यहां से सिर्फ ऊपर से कहां गिर रहा है? यहां पर गिर रहा है, दूसरे ऊर्जा स्तर में गिर रहा है। तो दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए भी फिर अलग से इस तरीके से हमें रेखाएं प्राप्त होती हैं, और वो चौथे ऊर्जा स्तर से फिर दूसरे स्तर में गिर रहा है, ठीक है। फिर वो पांचवें ऊर्जा स्तर से कौन से में गिर रहा है? दूसरे ऊर्जा स्तर में। कहां गिर रहा है? दूसरे में, दूसरे ऊर्जा स्तर में ही गिर रहा है। तो इसका मतलब है इन श्रेणियों को प्राप्त किया था वामर ने, और इनके गुच्छे जो हमको प्राप्त हुए रेखाओं के, इन्हीं को बोला गया था सभी को वामर श्रेणी। तो इनका नाम क्या है? वामर श्रेणी, ठीक है।
ये वामर श्रेणी लिखा हुआ है, ओके। यहाँ पर क्या है, वामर श्रेणी, ठीक है। अब बहुत से टीचर आपने देखे होंगे इसको वाल्मर बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसे, वार्मर, जो कि गलत है। इसमें एल वर्ड जो है वो साइलेंट है, वाल्मर बोलते हैं बहुत से, ठीक है। तो ये क्या है, वार्मर श्रेणी। तो ये पूरी वार्मर श्रेणी है, ये लाइमन है। अगर इसकी स्पेलिंग लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो सीरीज, ये है हमारी लाइमन सीरीज, ओके। तो अगर ये जो हमारी लेमन सीरीज है, इनसे उत्सर्जित होने वाला स्पेक्ट्रम पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होगा। पराबैंगनी क्षेत्र या पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित करेगा वो, ठीक है। तो पराबैंगनी विकिरण क्या होता है, आपने सुना होगा, जो हमारी ओजोन परत है, आपने पढ़ा होगा विज्ञान करके सीखे इस तरीके से, जो हर जो विज्ञान होती है उसका एंड चैप्टर ऐसा होता है, ठीक है ना। अपने वातावरण के बारे में जाने, आपने पढ़ा होगा बचपन में इन चीज़ों को। तो जो ओजोन परत होती है, वो पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से निकल के आ रही है उनको क्या कर देता है, रोक देता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक और हानिकारक होती हैं। इनका प्रयोग मानव प्रयोग करता है धरती पर भी, इन पराबैंगनी किरणों को छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को मारने में, जैसे पानी होता है, पानी के शुद्धिकरण में, भोजन के शुद्धिकरण में इनका प्रयोग करता है, ठीक है ना। तो और नकली नोटों को पहचानने में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करता है मानव। तो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि खाना को शुद्ध करने में छोटे छोटे जीव इससे मर जाते हैं, यानी कि इसकी जो, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इसको वो सहन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। पानी को शुद्ध करने में आपको ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें वामर से श्रेणी है, तो यहाँ से भी क्या है, स्पेक्ट्रम उत्सर्जित होगा। क्या उत्सर्जित होगा, यहाँ से भी इस तरीके से क्या होगा, एक क्या होगा, स्पेक्ट्रम उत्सर्जित होगा। जो मैंने बताया था वो होता है क्या, एच न्यू। और एच न्यू यानी कि ये हम इसको डेल ई मान सकते हैं, डेल ई बराबर का क्या, E2 माइनस का E1। अब बात कर रहे हैं हम, देखो यहां से अगर हम डेल ई निकालें तो यहां से डेल ई कैसे निकलेगा, यहां से E3 माइनस का E2। तो यहां से डेल ई क्या निकलेगा, E3 क्या निकलेगा, E3 माइनस का E2। ऐसे ही और डेल ई बराबर एच न्यू रख सकते हैं हम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, E3 माइनस का E1। तो ये हम दूसरे इसके लिए हम वार्मर के लिए बात कर रहे हैं, ये हमने लाइमन के लिए लिखा है नीचे, 2 से 3 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन और 3 से 2 में आ रहा है। तो इस तरीके से हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी निकाल सकते हैं प्रत्येक रेखा के लिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, ये आप देख सकते हो, ये हमारा यहाँ ये जो हमारा स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है दृश्य क्षेत्र में। दृश्य क्षेत्र के बारे में आपने, ये होता है विजिबल, विजिबल से ही आपको पता लग रहा होगा, विजिबल रीजन, ठीक है, विजिबल रीजन। तो ये विजिबल रीजन में यहाँ से ये जो वामर श्रेणी से निकलने वाला स्पेक्ट्रम होता है दृश्य क्षेत्र में हमें प्राप्त होता है। और विजिबल रीजन में, ठीक है ना, विजिबल का मतलब क्या होता है कि ऐसा जिसे हम बोल सकते हैं दृश्य प्रकाश, जिस तरह प्रकाश बोल सकते हैं जिनमें हम वस्तुओं को देख सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे रंग होते हैं। बहुत सारे रंग कौन कौन से होते हैं, आपने पढ़ा होगा विबग्योर, विबग्योर पढ़ा है, इंद्रधनुष का रंग, यानी कि 7 रंग होते हैं इनमें, और जिनके कारण हमें वस्तुएं चमकती हैं। अगर वो वस्तु जिस रंग की है उसी रंग को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, जो हमारी आंखों पर पड़ती है वही वस्तु में चमकती है, उसी प्रकाश को हम दृश्य प्रकाश बोलते हैं। और एक चीज और भी है, ये तो दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है वामर की, लेकिन इसके अलावा एक होता है अदृश्य क्षेत्र। बाकी जितनी भी होती हैं वो सभी क्या होती हैं, जैसे अवरक्त है वो अदृश्य क्षेत्र में प्राप्त होगी। तो ये अदृश्य में हुई पराबैंगनी, ये किस में है, दृश्य में है, क्योंकि ये विबग्योर 7 रंग होते हैं। 7 रंग के होते हैं, VIBGYOR, क्या होता है, ये 7 रंग होते हैं जो विबग्योर में दिखाई पड़ते हैं, यानी कि दृश्य क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं। और जो दृश्य क्षेत्र होता है इनका प्रयोग किस में करते हैं हम, देखो इनका प्रयोग हम जो है, यानी कि ये क्या है हमारी, इन्हें हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इनको हम, विजिबल लाइट, यानी कि वस्तुओं को देखने में इस रंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे अब, अगर इलेक्ट्रॉन चौथे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में गिर रहा है, कहां से, चौथे ऊर्जा स्तर से कहां गिर रहा है, तीसरे ऊर्जा स्तर में गिर रहा है, ठीक है। चौथे ऊर्जा स्तर से कहां गिर रहा है वो इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऊर्जा स्तर में गिर रहा है। 5वें ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन कहां गिर रहा है, चौथे ऊर्जा स्तर में। छठे वाली यानी कि जो तीसरा ऊर्जा स्तर है, n बराबर 3 तीसरा ऊर्जा स्तर है, यहाँ पर गिरेगा।
तो इस प्रकार ये एक लाइनों का हमें रेखाओं का गुच्छा, प्रथम रेखा द्वितीय रेखा, ये ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल में बहुत आते हैं, मैंने निकाला सका है कैसे निकालते हैं इन चीज़ों को, बैक करके आप इन चीज़ों को देख सकते हो। तो ये यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, यानी कि जो श्रेणी बनेगी स्पेक्ट्रम की, ये कौन सी श्रेणी बनेगी, तो ये हुई हमारी लाइमन, और ये हुई हमारी कौन सी वार्मर, और ये हमारी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर इस तरीके से पार्शन। ओके, ये हो जाएगी हमारी पार्शन श्रेणी। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्राप्त किया था, उन्हीं के नाम पर इनको रखा गया था। अगर आपको इस लिखना चाहो तो PAS पार्शन सीरीज, ठीक है, ये है क्या, पार्शन सीरीज। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन और हाँ स्पेक्ट्रम कौन सा निकलेगा इस तरीके से, अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम की, तो यहां से स्पेक्ट्रम भी कौन सा निकलेगा, यहां से अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होगा जो स्पेक्ट्रम निकलेगा। ओके, अवरक्त क्षेत्र में। तो अब इनको याद करने का भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, इन्हें कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंफ्रा, क्या बोलते हैं इनको हम, इंफ्रारेड, इनको हम बोलते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है ना, इंफ्रारेड किसमें, रीजन में, ठीक है। ये इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होता है, अवरक्त क्षेत्र जो होता है, ठीक है ना। इंफ्रारेड भी क्या होते हैं, ये नकली नोट वगैरह को पहचानने में काम आते हैं, परमाणु की संरचना को पता करने में काम आते हैं, ठीक है ना, ये चीजें। तो ये यहां से जो रेडिएशन उत्सर्जित होगा वो होगा इंफ्रारेड, यानी कि अवरक्त। बात आपको ध्यान रखना है इंफ्रारेड। और हाँ, इसका एक प्रयोग और बताऊं, एक प्रयोग इनका कहाँ पे यूज होता है, आपने टीवी का रिमोट देखा होगा, टीवी का रिमोट में से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है, यानी कि इनमें से एक अदृश्य प्रकाश निकलता है जो इंफ्रारेड टीवी में काम आता है, उसको सिग्नल देने में, रिमोट का डायरेक्शन देने में, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन भैया तीसरे ऊर्जा स्तर में नहीं होकर के किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, कौन से ऊर्जा स्तर में, चौथे में आ रहा है, और वहां से भी फिर कहाँ रहा है वो, चौथे में आ रहा है, इस तरीके से। तो ये कौन सी श्रेणी का वो प्राप्त हो रही है हमें, तो ये कौन, देखो आपको लाइमन वार्मर पार्शन, मैं ट्रिक बताऊंगा नहीं कैसे याद करोगे। तो ये हो गई हमारी कौन सी, ब्रैकेट, ये कौन सी श्रेणी हुई हमारी, ब्रैकेट श्रेणी, ठीक है, ब्रैकेट श्रेणी। इसको अगर लिखना चाहो तो BRACKETT सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। ये कौन सी हुई हमारी ब्रैकेट सीरीज। अगर हम बात करें कि जो हाँ इलेक्ट्रॉन है वो पांचवें ऊर्जा स्तर में गिर रहा है, हाँ पहले इसके स्पेक्ट्रम के बारे में लिख देते हैं। तो इसमें से स्पेक्ट्रम कौन सा निकलेगा, इस प्रकार अगर हम बात करें तो ये कौन से क्षेत्र में प्राप्त होगी, तो ये भी अवरक्त में ही प्राप्त होगी, ये भी अवरक्त क्षेत्र में ही प्राप्त होगी, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। ये भी कहाँ प्राप्त होगी, अवरक्त क्षेत्र में, यानी कि लास्ट के तीनों अवरक्त क्षेत्र में ही प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम अदृश्य क्षेत्र भी बोल सकते हैं। और ये दृश्य में है, बाकी सब किस में होती हैं, अदृश्य में होती हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन वहां से यहाँ गिर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ, वहां से यहाँ गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से, वहां से यहाँ गिर रहा है, तो ये जो इस तरीके से हमें प्राप्त होगी, तो ये कौन सी श्रेणी होगी, ये श्रेणी होगी हमारी कौन सी, फुंड, ठीक है। तो साइंटिस्टों के नाम पर इनको रखा गया है, ये कौन सी श्रेणी है, फुंड, ठीक है। PFUND सीरीज, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम पड़ गया है, सीरीज, हाँ फुंड सीरीज। और यहाँ से भी स्पेक्ट्रम इस तरीके से, यानी कि प्रकाश निकलता है, वो कैसी होती हैं, वो होती हैं अवरक्त। ओके, वो कौन से क्षेत्र में प्राप्त होती हैं हमें, अवरक्त क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में प्राप्त होंगी, वो हमें अवरक्त क्षेत्र में, क्या हो रहा है ये, अवरक्त क्षेत्र में, ठीक है। तो ये भी अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। तो आप इनको याद कैसे करोगे, इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, पहले थ्योरी लिखूंगा इसकी, ठीक है। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। तो अब एक चीज आपको यहाँ पर जरूरी है, जो बहुत जरूरी है, जिसको हमें जानना है, ठीक है। क्या है वो चीज जरूरी, कि अगर हम प्रत्येक रेखा के लिए निकालें, यानी कि मैंने यहाँ अभी स्टार्टिंग में इन चीज़ों को बताया था, जैसे इसकी प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य निकालनी है, तो इसके लिए n1 बराबर तो 2 होगा, क्या होगा, n बराबर 2। और बात करें हम n2 बराबर क्या होगा 3 प्रथम रेखा के लिए। अगर हम द्वितीय रेखा की बात करें, ये वाली जो है,
ये वाली जो रेखा है द्वितीय, इस रेखा को देखो कहां से कहां तक आ रही है, यहां से आ रही है। तो n1 बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर n1 बराबर क्या हो जाएगा 2 और n2 बराबर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अगर इन रेखाओं की तरंग दैर्ध्य निकालें हम तो, और फॉर्मूला जो भी मैंने लिखा था वही कॉमन फॉर्मूला है सभी के लिए। ये तो हुई ये बात। अगर हम बात करें कि उत्तेजन स्तर और उत्तेजन विभव और आयनन विभव कैसे निकालते हैं, आयनन ऊर्जा कैसे निकालते हैं, तो देखिए अगर हमें यहां पर निकालनी, अभी मैं बताऊंगा सीरीज को लिखवाऊंगा सबको, आयनन क्या ऊर्जा, सभी लाइमन वामर की सबकी इनकी थ्योरी लिखवाऊंगा अभी मैं, ठीक है ना, थ्योरी लिखने वाले हैं अभी हम इनकी, पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर हमें आयनन ऊर्जा निकालनी है, और आयनन ऊर्जा को निकालने के लिए हम क्या मान सकते हैं, यानी कि प्रथम ऊर्जा स्तर और अंतिम ऊर्जा स्तर, जिसे हम सीमा ऊर्जा स्तर भी बोल देते हैं, दोनों के बीच का अंतर। तो यहाँ पर इन्फिनाइट है तो एन की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा इस तरीके से, ई इन्फिनाइट माइनस का E1। तो हम आयनन ऊर्जा निकालते हैं तो इस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा और इस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, इसकी तो हमेशा क्या होगी, मैंने लिख रखा है वहां पर 0। तो अगर हम इसको निकालें तो 0 माइनस, और इसकी ऊर्जा कितनी है माइनस का, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 से भाग देंगे इतना ही आएगा। तो इसका मतलब है इसकी आयनन ऊर्जा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की प्रथम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा आ गई इतनी आयनन ऊर्जा। द्वितीय की निकालना चाहो तो यहां से और अंतिम का निकाल सकते हो। तृतीय की निकालना चाहो जो पांचवी श्रेणी के लिए यहां से, यानी कि क्या कर सकते हैं हम ई इन्फिनिटी माइनस का E3, तृतीय यानी कि पांचवी श्रेणी के लिए निकालना चाहो आयनन ऊर्जा तो ये निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने अनुसार इनको बदल सकते हैं। E1 लिखा है यहाँ E3 लिख देंगे ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है ना। इन सब चीजों को न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो ये चीजें हो गई यहाँ पर, मैं इसको एक बार यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है। तो आयनन ऊर्जा हो गई। अब हमें निकालना है क्या, आयनन विभव, ठीक है, आयनन विभव। तो आयनन विभव हम कैसे निकालते हैं उसको देखना होगा। तो हमने आयनन ऊर्जा निकाल ली, और आयनन तो पता है, विभव, विभव का मतलब होता है मात्रक क्या, वोल्ट। तो यहाँ पर देखो EV लगा हुआ है, अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटा दें तो हमारा विभव मिल जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम विभव निकालना है तो हमें क्या करेंगे, डेल E अपॉन E से भाग लगा देंगे। अब यहाँ पर इसका आयनन विभव निकालना है तो क्या करेंगे, 13 पॉइंट कितना दे रखा है यहाँ पर, 13 पॉइंट कितना दे रखा है यहाँ पर, 13.6, 13.6 दे रखा है ना, 13 पॉइंट कितना दे रखा है 6। तो इसको हम, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको E से भाग लगा देंगे तो आयनन विभव भी इसका कितना आ जाएगा, 13.6 वोल्ट। इस तरीके से आयनन विभव भी इसका इतना आ जाएगा। तो अब लिख लेते हैं पहले थ्योरी, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक चीज और भी बता रहा हूँ मैं आपको कि इनको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। ट्रिक से अगर आपको इनको याद करना है तो ट्रिक आपको याद, देखो लाइमन, L4 लाइमन, लाइमन, B4 बामर, ठीक है, B4 बामर, P4 पास्चन और B4 ब्रैकेट, और लास्ट में क्या है हमारा फुंड, क्या है लास्ट में हमारा फुंड। तो ये क्या है PF, ये आपको याद रखना है अलग से, लास्ट में होती है हमारी फुंड। तो क्या है LPPB, LPPB याद रखोगे आप, LPPB, या ऐसे रख सकते हो लाइमन वामन पास्चन, लाइमर वामन पास्चन, ऐसे याद कर सकते हो लाइमन वामर पास्चन, ब्रैकेट फुंड, ब्रैकेट फुंड, ब्रैकेट फुंड, ऐसे कर सकते हो इनको। या फिर LBPB, या इसको भी आपको पता है फुंड जब P साइलेंट है, या आप रख सकते हो BPBP, क्या रख सकते हो LBPBP। तो लास्ट में रखना है आपको फुंड आती है जिसमें PF लगता है। तो याद रखो कैसे, LBPBP आप याद रख सकते हो ना, ये BPBP लिखा हुआ है यहाँ पर LBPB। इस तरीके से हम ट्रिक से इनको याद कर सकते हैं, आप पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाती हैं। ये इनकी ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा है, सबको अलग अलग हम निकाल सकते हैं। अब हम इनको जो लाइमन श्रेणी, लाइमन वामर पास्चन, इनकी सबकी थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम रब कर देते हैं, ओके। इसको हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मैंने समझाया है इनको लिख लिया है, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया है, ठीक है ना। जैसे जैसे मैंने बताया है बिल्कुल ऐसे ऐसे ही इन चीज़ों को लिखा है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन जितनी भी सीरीज हैं, यानी कि 2 मैंने लिख दी हैं, 3 आपको लिखनी है, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। तो सबसे पहली सीरीज में हम देखेंगे, देखिए लाइमन सीरीज है, जब हाइड्रोजन परमाणु में, किसमें, हाइड्रोजन परमाणु में क्या चीज, इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, किसी भी उच्च ऊर्जा से, यहाँ से कहीं से भी, कहाँ आता है, प्रथम ऊर्जा स्तर में लौटता है, ठीक है ना। कहाँ, उच्च ऊर्जा स्तर मतलब 2 से 3 से 4 से 5 से, कहाँ से 2 से 3 से 4 से 5 से, कहीं से भी लौटता है। एक देखो आप सारे कर लोगे फिर, ठीक है। से निम्न ऊर्जा स्तर यानी कि N1 बराबर 1 में, तो N1 बराबर 1 में लौटता है, तब स्पेक्ट्रम की रेखा लाइमन श्रेणी में प्राप्त होती है। किस में प्राप्त होती है, लाइमन श्रेणी में। ये जो रेखाएं होती हैं कहाँ प्राप्त होती है, लाइमन श्रेणी में, ठीक है ना। इन रेखाओं की तरंग दैर्ध्य को निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र को मैंने पहले भी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना।
तो इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर n1 होता है, यहाँ पर n2, ये रीडबर्ग नियतांक है, ठीक है। इसका हम बात करते हैं ये श्रेणी कहाँ पड़ती है, पराबैंगनी क्षेत्र में। बिल्कुल आपको सब में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। मैंने 2 लिख दिए हैं, बाकी 3 आपको लिखनी है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी, श्रेणी की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य होगी सिर्फ इन दोनों के बीच निकलने वाली तरंग दैर्ध्य, यानी कि n1 बराबर अगर हम 1 रखते हैं और n2 बराबर रखते हैं 2, तो लाइमन श्रेणी की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य इसके बीच निकलेगी। अगर मैं बोलूं वामर श्रेणी की सबसे बीच की तरंग दैर्ध्य इनके बीच निकलेगी, मैं बोलूं पार्श्व श्रेणी की तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ी इनके बीच निकलेगी। आप कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आएगा। इसमें वैल्यू रखोगे, n1 की जगह पर कितनी रखोगे, यहाँ पर n1 की जगह कितनी रखोगे, यहाँ पर n1 की जगह पर रखोगे यहाँ 1, और n2 की जगह पर रखोगे यहाँ पर क्या 2 रखोगे, ये रखोगे और r का मान रखोगे, तो लैम्डा का मान यही आएगा। मैं सबको न्यूमेरिकल में इन चीज़ों को समझाऊंगा, ठीक है ना, कैसे निकलते हैं ये। तो इसी प्रकार मैंने कोमल कराया श्रेणी की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य ये होगी। तो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य कौन सी है, 912 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट करोगे, रख के मान, r का मान, n1 का, n2 का, यही आता है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी की दिक्कत ये है कि सबसे बड़ी तो हमने ये ले ली, लेकिन सबसे छोटी जो होगी यानी कि यहाँ से और यहाँ तक, तो इसके लिए n1 बराबर तो 1 ही रहेगा, लेकिन n2 बराबर क्या रहेगा, इनफाइनाइट। लेकिन ध्यान रखना है आपको, यहां से निकालना है ये इनफाइनाइट, तो n2 बराबर रहेगा सबसे बड़ी के लिए क्या रहेगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रखेंगे हम सबसे बड़ी के लिए, सबसे छोटी के लिए n2 क्या रखेंगे 2, और n1 क्या रखेंगे 1। लेकिन सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य अगर हमें निकालनी है तो यहां से लेकर के यहां से ये सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य, क्योंकि तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है, ऊर्जा स्तर आगे जाके सिकुड़ने लगते हैं, इसका मतलब है ऊर्जा बहुत कम है। तो n2 बराबर इनफिनिट लेंगे सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य के लिए, और छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए क्या लेंगे हम, n1 बराबर 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। ऐसे ही सेम वामर में इसको लिखा है, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी है, बस यहाँ पर चेंजिंग कर रहा है दृश्य क्षेत्र में, और इनके जो क्षेत्र है n1 बराबर यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर कितना है 2, और यहाँ पर 3। जैसे जैसे हमने इनको समझाया बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया है, आपको ऐसे ही कॉपी करना है। बाकी के 3 यानी कि पार्श्व के लिए, ब्रैकेट के लिए और फुंड के लिए, तीनों आपको बिल्कुल इनकी तरह ही सेम लिखने हैं। चेंज करना है, लाइमन की जगह पार्श्व में पार्श्व लिखना है, दृश्य की जगह तीनों में अवरक्त, क्योंकि ये तीनों अवरक्त क्षेत्र में ही प्राप्त होती हैं। अब बात करते हैं इन सीरीज को कहाँ से लिखो, क्योंकि मैंने इन दोनों में तो लिख दी है, तो मैं उन सीरीज को लिख देता हूँ। तो ऊपर लिखूंगा बड़ी तरंग दैर्ध्य, नीचे लिखूंगा छोटी तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना। तो फुंड के लिए अगर हम बात करें, तो फुंड के लिए बड़ी जो तरंग दैर्ध्य होगी, मैं यहाँ से एरो नहीं बना रहा हूँ, यहाँ से एरो बना रहा हूँ, यानी कि फुंड के लिए सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य जो होगी 74,580 एंगस्ट्रॉम, ये लगभग में होता है, ठीक है ना। कैलकुलेट करोगे लगभग इतना ही आएगा, ये 2-3 यूनिट मिलती हैं उनकी, ठीक है। और छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए होगी 22,778 एंगस्ट्रॉम, जो सी कम है वो छोटी होगी, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। ब्रैकेट का होगा, बड़ी वाली जो होगी कितनी होगी, बड़ी वाली होगी 40,500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और छोटी होगी 14,516 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हम बात करें पार्श्व के लिए, तो पार्श्व के लिए भी ऐसी होगी। पार्श्व के लिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, पार्श्व के लिए, ठीक है। पार्श्व के लिए बड़ी तरंग दैर्ध्य होगी 18,752 एंगस्ट्रॉम, और छोटी तरंग दैर्ध्य होगी 8204 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इन याद कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, इनको तो आप कैलकुलेट करके ही देख लेना, इसमें वैल्यू में रख के यही आएंगे आंसर। 1216, और देखो यहाँ 12 यहाँ पे आ रहा है, और इस तरीके से 6 को उल्टा कर दिया, 9 बन गया, 1216 912, ठीक है। और हम इसको याद कैसे करेंगे, देखो 65-63 याद करोगे तो ये 63 का उल्टा कर देंगे, 36-40 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब हम इनको ऊपर से नीचे उल्टे लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले क्या है, 18,700 कितना है यहाँ पर 52 एंगस्ट्रॉम, 752 एंगस्ट्रॉम, 8204, क्योंकि 8204 कैसे आ रहा है ये, तो यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ से 8 मिल रहा है, तो 8204 आ गया। आप ऐसे इन्हें याद कर सकते हो। फिर पहले इन्हें लास्ट वाली भी याद कर लेना, यानी कि ये 74,580 और 22,778 है, और ये 40,500 है, और यहाँ पे 14 देखो 40 से मिलता जुलता है, 14,516 इस तरीके से। यानी कि आप इन्हें 8 से 10 बार लिखोगे तो बड़े आराम से तरंग दैर्ध्य याद हो जाएंगी। और अगर आप इनको लिख के आते तो बहुत अच्छे एडवांस आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, और इनसे न्यूमेरिकल में भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पता है, जैसे जैसे जिसकी पूछ रहा तरंग दैर्ध्य उसकी बस रख दो, अगर आपको याद है तो, ठीक है ना। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।